आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा पाव भर आलू की चोरी के लिए पुलिस बुलाने की भी है। जी हाँ, देखिए। राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो मजदूरों के साथ काम करते और उनसे बातें करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में राहुल कहीं मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के साथ काम करते दिख रहे हैं तो कहीं पेंटिंग करते मजदूरों के साथ दीवारों पर पुट्टी करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो उनसे बातें भी कर रहे हैं। इस वीडियो को खुद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, एक दिवाली उनके साथ जिनकी मेहनत से रोशन भारत। कांग्रेस ने भी इसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। यूपी के हरदोई से एक दिलचस्प घटना सामने आई। यहाँ छोटी दीपावली की रात एक शराबी ने महज 250 ग्राम आलू चोरी होने पर पुलिस बुला ली और तो और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर लाने के लिए पुलिस के सामने जिद पर अड़ गया। किसी ने इसका वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना हरदोई के कोतवाली इलाके की है और इस शख्स का नाम राम आसरे है। इसी ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को बताया कि उसके घर चोरी हो गई है और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला मामला 250 ग्राम आलू का है जो इस शख्स ने छील कर रखी थी सब्जी बनाने के लिए। मैं आलू यहाँ 4 बजे आके आए घर में छोल के रखे रहते हैं कि मैं सोचा कि मैं अपना खा पी के आऊंगा बनाऊंगा कि आलू मेरे गायब हो गए। ठीक, ये मेरा घर का विवाद है। अच्छा, आलू किसने चोरी करे हैं तुम्हारे? अब ये पता नहीं, वो जांच कर रही है। आलू कितने थे तुम्हारे? आलू जो भी हो मैं अकेले टाइम से बना के रखे। नहीं, फिर भी कितने होंगे आलू तुम्हारे? 1 किलो 2 किलो? 250-300 ग्राम। 250-300 ग्राम। व्यस्त सड़क पर एक युवक के पिस्तौल लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक बाइक पर पीछे की सीट पर बैठा है और पीछे मुड़कर हवा में पिस्तौल लहराते हुए किसी को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो पुणे के बड़गांव और वारदी ब्रिज के बीच का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और अब इस वीडियो को लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। डांसिंग कार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। आगे आगे दूल्हा, पीछे पीछे बारात चल रही है और सबसे पीछे है ये डांसिंग कार। लोग बारात के साथ साथ इस कार को भी हैरानी से देख रहे हैं जिसे मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। जिस तरह से लोग इसकी छत पर बैठे हैं और ये व्यस्त सड़क पर हिचकोले खा खाकर चल रही है उससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। वीडियो दिल्ली के सीलमपुर गुरुद्वारा रोड इलाके का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ओरछा में मौनिया नृत्य की तस्वीरें सामने आई जिसमें ओरछा के रामराजा दरबार में सैकड़ों नृतक दलों ने हाजिरी लगाई और युद्ध कौशल के करतब दिखाए। ओरछा के रामराजा दरबार में सदियों से दिवाली के एक दिन बाद ये समारोह आयोजित करने की परंपरा है। इसमें खरीफ की अच्छी फसल होने की खुशी तथा आगामी रबी की अच्छी फसल होने की कामना लेकर ग्रामीण दीपावली के दूसरे दिन अपने गाँव से टोलियां बनाकर निकलते हैं और धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर नृत्य करते हैं। खास बात यह है कि नृत्य करने वाली टोली के सभी ग्रामीण मौन व्रत रखते हैं और 12 धार्मिक स्थलों पर नृत्य करने के बाद अपने घर पहुंचकर मौन व्रत खोलते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइबर अरेस्ट से जुड़ी है। देश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके लिए साइबर क्रिमिनल नए नए तरीके अपना रहे हैं। इन दिनों लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की वारदातों को धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल एक्शन लेने के निर्देश भी दिए गए। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया है। इस साल डिजिटल अरेस्ट की 6000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। ऐसे में जरूरी है कि अपनी गाढ़ी कमाई को हड़पने की साजिश रचने वाले जालसाजों से और उनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए आप खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। देश में साइबर क्राइम के मामले जिस तेजी से बढ़े उतनी ही तेजी से डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज भी सामने आई है। डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठग आसानी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये एक प्रकार से किसी को मेंटली कंट्रोल करने जैसा होता है और एक फोन कॉल से इसके जाल में फंस चुके लोग एक झटके में लाखों करोड़ों रुपए कमा देते हैं।
साइबर क्रिमिनल धमकी भरे लहजे में लोगों से कहते हैं कि आपके आधार और मोबाइल नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ है, आपका नंबर ब्लॉक वाला है। फिर एक नंबर देकर उस पर बात करने को कहा जाता है। ऐसा ही एक वाकया गुजरात के रहने वाले विजय गजेरा के साथ हुआ, लेकिन साइबर फ्रॉड को ये जानकारी नहीं थी कि वो किसी साइबर एक्सपर्ट से बात कर रहा है। लिहाजा विजय गजेरा ने बड़ी चालाकी से साइबर फ्रॉड से बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। यस सर। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि साइबर क्रिमिनल्स कैसे डरा धमकाकर आपको आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। हेलो सर। विजय। यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी आपने आपको वेरीफाई कर लिया है, तो अभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से कनेक्ट करूंगा। वहां पर मुझे बताइए क्लियर आपके साथ हुआ गया है और उसके बिहाफ पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, मैं आलमबाग पुलिस स्टेशन से एसआई सुनील कुमार मिश्रा आपका स्टेटमेंट ले रहा हूँ। मेरे साथ एक कंप्लेनर है जिनका नाम है विजय। हाँ सर। विजय गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनका कहना है कि इनके आईडी कार्ड का मिसयूज करके एक नंबर परचेज किया गया है, जो नंबर है 9335500077। ये नंबर 20/2/2024 को परचेज किया गया है। परचेज लोकेशन है शॉप नंबर 18 चंदन नगर आलमबाग लखनऊ, पिन कोड 226005। तो सबसे पहले आप अपना फुल नेम बताइए और कहाँ से अपना स्टेटमेंट दे रहा है ये बताइए। सर मेरा नाम विजय गजेरा है और मैं गुजरात से स्टेटमेंट दे रहा हूँ। विजय गजेरा? हाँ सर। ओके, सो अभी आप कहाँ पर, अपने घर पे हैं या ऑफिस में हैं, कहाँ पर हैं? सर मैं ऑफिस आ गया हूँ। ऑफिस आ गए हैं? हाँ। ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, आपको इस पे स्टेटमेंट लाइन पे कनेक्ट किया गया है। आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है, तो जो आधार कार्ड का आपका मिसयूज किया जा रहा है वो आपके पास है, कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा है? नहीं, आधार कार्ड तो मेरे पास ही है सर। आधार कार्ड आपके पास है? हाँ। प्रूफ के तौर पे आप कैमरे पर शो कराइए। अब तो ये साफ हो चुका है कि साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से एक तरीका जो इन दिनों काफी चर्चा में है वो है डिजिटल अरेस्ट। एमएचए साइबर विंग के सूत्रों के मुताबिक इस तरीके का इस्तेमाल करके स्कैमर्स हर दिन 6 करोड़ रुपए की ठगी कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड देश के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। यही वजह है कि इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी की तरफ से एक बड़ी बैठक गृह मंत्रालय में कुछ दिन पहले की गई, जिसमें I4C विंग के अधिकारी के साथ साथ आईबी के अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों ने जानकारी दी कि राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो डिजिटल अरेस्ट और इसके साथ ही साइबर फ्रॉड के केसेस हैं उनको 1-to-1 डील करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो ये पूरी तरीके से मॉनिटर करेगा कि डिजिटल अरेस्ट से जो केसेस आ रहे हैं उस पर कितनी प्रगति हुई है। सूत्र बताते हैं कि लगभग 6000 के आसपास डिजिटल अरेस्ट को लेकर के शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिस पर लगातार काम किया जा रहा है। स्कैम के इस तरीके के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। स्कैमर्स ने इस साल महज 10 महीनों में 2140 करोड़ रुपए की ठगी डिजिटल अरेस्ट के तरीके का इस्तेमाल करके की है। यानी हर महीने साइबर अपराधी इस तरीके का इस्तेमाल करके लोगों से औसतन 214 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर रहे हैं। इस तरह की ठगी में स्कैमर्स खुद को ईडी, सीबीआई, पुलिस या रिजर्व बैंक का अधिकारी बताते हैं। फिर आम लोगों को किसी फर्जी केस में फंसाकर उन पर कार्रवाई की जाती है। ठगी के इस तरीके का हर दिन कितने ही लोग शिकार बनते हैं। ये फ्रॉड कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड जैसे देशों से हो रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश लगातार डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के हब बनते जा रहे हैं, जिसमें कंबोडिया नंबर 1 स्थिति में है। तो वहीं म्यांमार के साथ साथ थाईलैंड और वियतनाम भी, वहां से भी साइबर फ्रॉड के कई बड़े केसेस की जानकारी मिल रही है। जानकारी ये मिली है कि वहां पर डिजिटल अरेस्ट के लिए बाकायदे जो साइबर स्लेवरी में भारत से झांसे में जाते हैं वहां पर काम करने के लिए, उसके बाद उनका पासपोर्ट जब्त करके उनसे जबरदस्ती डिजिटल अरेस्ट का काम कराया जा रहा है। कंबोडिया में मौजूद चीनी कसिनो में बने कॉल सेंटर में धड़ल्ले से डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड सेंटर चल रहे हैं। एमएचए साइबर विंग को इस साल अक्टूबर तक डिजिटल अरेस्ट के कुल 92,334 केस की जानकारी मिली है। अगर आप इस तरह के स्कैम का शिकार होते हैं तो 1930 पर तुरंत इसकी जानकारी दें।
डिजिटल अरेस्ट जो है बेसिकली इसमें ये होता है कि आपको कोई भी व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अनजान व्यक्ति आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा और वो कहेगा आपके खिलाफ कोई समन आया है, कोई नोटिस आया है, और फिर आपको डराएगा, धमकाएगा। इन द प्रोसेस आप क्या करो, घबरा करके वो आपको कहेगा वीडियो कॉल पे आइए, और जब तक पुलिस आ रही है तब तक आपको डिजिटली अरेस्ट करके वीडियो कॉल पे रखा जाएगा। जब वो वीडियो कॉल पे जाता है, स्काइप कॉल पे जाएगा या गूगल मीट पे जाएगा, तो उसके सामने एक फेक ऑफिस होता है जहां पे वो कोई भी फर्जी ऑफिस हो, सीबीआई का फर्जी ऑफिस हो या मुंबई क्राइम ब्रांच है, ईडी, किसी का भी कर सकता है। वहां पे एक फर्जी पुलिस होती है जो उसको डराती है, और वो एजेंसी कहती है, जो भी वो फेक एजेंसी होती है, वो कहती है कि आपको कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं बात करनी है, और इन द प्रोसेस वो वहां पे पैसे की डिमांड की जाती है कि अगर आपको अरेस्टिंग से बचना है, और इस क्रम में लोग जो है लाखों से करोड़ों रुपए गवा देते हैं। साइबर ठग अजीबोगरीब तरीके से इजाद कर लोगों को चूना लगा रहे हैं। क्या आम और क्या खास, कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। केंद्र सरकार ने मई में चेतावनी जारी की थी कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों की संख्या बढ़ रही है। पिछले कुछ महीनों में आम लोगों से लेकर अधिकारी और बिजनेसमैन तक इस तरह की ठगी का शिकार हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है और इसे कैसे अंजाम दिया जाता है, जिसमें बड़े लोग भी फंसते जा रहे हैं। इस तरह के फ्रॉड में साइबर अपराधी आपको ट्राई, आरबीआई या फिर किसी कोरियर कंपनी के नाम पर कॉल करते हैं, या फिर आपका कोरियर सही एड्रेस न मिलने की वजह से डिलीवर नहीं हो पा रहा है। डिजिटल अरेस्ट में पार्सल या कोरियर में ड्रग्स, बैंक खाते में गलत ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जैसे ठगी के तरीके बहुत अपनाए जाते हैं। ऐसे मामलों में साइबर ठग पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम, इनकम टैक्स या नारकोटिक्स अधिकारी की यूनिफॉर्म पहनकर लोगों को वीडियो कॉल करते हैं। ये आईवीआर कॉल होती है, जिसमें बताया जाता है कि आपका नंबर या बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। साइबर क्रिमिनल्स झूठा आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट की बात कहते हैं। मानसिक तौर पर पीड़ित को तोड़ने और डराने का हर हथकंडा अपनाते हैं। इससे बचने के लिए सबसे फॉरमोस्ट चीज है जागरूकता, कि लगातार जो भी साइबर दोस्त करके पेज है हमारा, जो I4C का है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। दुनिया भर के जो भी हमारे स्टेट पुलिसेस हैं उनके सोशल मीडिया पेजेस हैं। इसके अलावा आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे प्रेस बंधु या जो हमारे रेडियोज में होते हैं जहां पर अवेयरनेस मैसेजेस शेयर होते हैं, उन्हें आप रेगुलरली फॉलो करें। दूसरी चीज क्या है कि इस प्रकार की कभी भी आपको कोई भी ऑनलाइन आपको निवेश करने के लिए कहता है, आपको कोई डराता है, कोई भी आज के डेट में आपको पैसे की कोई भी लेन देन का ट्रांजैक्शन होता है जहां पे आपको लगता है कि ये चीज कैसे हो गया, दिस इज समथिंग न्यू, अगर आपको क्वेश्चन उठता है तो आप निकटतम जो भी आपके यहाँ साइबर पुलिस स्टेशन है वहां से आप जरूर कंफर्म कराएं कि क्या ऐसा भी कोई पैसे का डिमांड या पैसा पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। तो वो कंसर्निंग पुलिस आपको ऑटोमेटिकली कंफर्म कर देगी कि आप फ्रॉड में फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। ये बेसिक सवाल हैं जो डिजिटल अरेस्ट से पहले पूछे जाते हैं। अगर एक बार आप इन सवालों के सही जवाब देते हैं तो फिर वो आपका प्रोफाइल बनाते हैं। इस कॉल में बताया जाता है कि कस्टमर सपोर्ट अधिकारी से बात करने के लिए 9 दबाएं। ये नंबर दूसरा भी हो सकता है। जैसे ही कोई शख्स कस्टमर सपोर्ट अधिकारी से बात करता है, वे अपना स्कैम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो आपको बताएंगे कि आपके नाम पर लोन है या फिर फर्जी सिम चल रही है, या आपका आधार कार्ड ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। इसके बाद वे एक फर्जी पुलिस अधिकारी के नाम से आपको डराने की कोशिश करते हैं। पूरे मामले में ये स्कैमर्स आपको सुप्रीम कोर्ट, पुलिस, सीबीआई जैसी संस्थाओं के नाम पर डराते हैं। फर्जी केस बनाकर डिजिटल अदालत में सुनवाई तक शुरू कर दी जाती है। डिजिटल अरेस्ट में स्कैमर्स आपको किसी से बात करने, किसी से मिलने, घर से बाहर तक नहीं निकलने देते हैं। कुछ मामलों में पूरे परिवार को इसका शिकार बनाया गया है। इसमें स्काइपी कॉल या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ही सारी फर्जी कार्रवाई हो जाती है। आखिर में स्कैमर्स मामले को रफा दफा करने के लिए आपसे पैसों की डिमांड करेंगे। इस तरह के फ्रॉड में हर दिन कोई न कोई फंसता है और अपनी जमा पूंजी गंवा देता है। आपके लिए आवश्यक है कि अगर आपको रियल पुलिस भी अगर फोन कर देती है, कोई नोटिस सर्व कर देती है, तो एसेंशियल ये है कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन जाइए। फॉर इंस्टेंस जैसे आप नया जो कानून आ गया उसमें जो वारंट है या नोटिस है वो ऑनलाइन तामील या ऑनलाइन उनको हम कंप्लाई करा देते हैं। तो उस क्रम में क्या है कि जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन होगा वो कंफर्म कर देगा कंसर्निंग पुलिस स्टेशन जो भी स्टेट का होगा या वहां के ऑफिसर से कि आपने इस व्यक्ति को सच में नोटिस या समन दिया है कि नहीं दिया है। तो दैट विल बी अ कंफर्मेशन, और उसके बाद अगर लीगल सच में वो होगा तो आप उसमें लीगल जो भी होगा एक्शन वो आपको उसमें कंप्लाई करना पड़ेगा। इन सब के लिए आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। साइबर क्रिमिनल्स के इन्हीं फ्रॉड से बचाने के लिए उत्तराखंड एसटीएफ ने लगभग 3000 सिम कार्ड सीज किया है। जांच में पता चला कि लगभग 45,000 सिम कार्ड्स कंबोडिया और म्यांमार भेजा जा चुका था, जिसे एजेंसियों ने बाद में डीएक्टिवेट करवा दिया।
जानकारी ये भी है कि डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए करीब 6 लाख के आसपास मोबाइल को बंद किया गया है। इसके साथ ही 65,000 URL को भी ब्लॉक किया गया है। यही नहीं, 1,10,000 के आसपास IMEIs नंबर जो हैं उनको भी ब्लॉक किया है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि गृह मंत्रालय के I4C विंग की तरफ से 709 ऐसे ऐप जो हैं जो कि फ्रॉड में लगे हुए थे उनको ब्लॉक किया गया है। जानकारी ये भी है कि आने वाले दिनों में बड़े एक्शन इस बात को लेकर के लिए जाएंगे। ऐसे में सवाल है कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई भी सरकारी विभाग वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी की धमकी या जुर्माने की मांग नहीं करता। अगर कोई मामला दर्ज भी हुआ है तो फोन पर पूछताछ नहीं होती। वीडियो कॉल कर गिरफ्तारी का वारंट देने के लिए भारत में कोई नियम नहीं है। कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट अगर जारी भी हो जाए तो उसके लिए फोन नहीं आता। अगर मामला सच भी है तो केस निपटाने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल से रिश्वत की मांग नहीं करेगा। ऐसी कोई भी कॉल आने पर ठगों के साथ लंबी बातचीत से बचना चाहिए और जल्द डिस्कनेक्ट कर ट्रू कॉलर या दूसरे किसी ऐप से मोबाइल नंबर और कॉलर की पहचान कर उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसे में जरूरी है कि अपनी गाढ़ी कमाई को हड़पने की साजिश रचने वाले जालसाजों की साजिशें नाकाम करने के लिए खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतारे गए एंटी स्मॉग गन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया। 7 नवंबर को दिल्ली के सभी सरकारी संस्थानों, स्कूल, कॉलेजों में छुट्टी रहेगी। इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें छठ महापर्व के संध्या अर्घ्य वाले दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया था। उपराज्यपाल के इस अनुरोध पर सहमति जताते हुए सीएम आतिशी ने 7 नवंबर को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। दीपावली के बाद भी प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कवायद तेज कर दी। शुक्रवार को दिल्ली में पानी छिड़काव अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने करीब 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एंटी स्मॉग गन 3 शिफ्ट में 7-7 घंटे छिड़काव करेंगी। सभी विधानसभा क्षेत्र में 2-2 एंटी स्मॉग गन को पानी के छिड़काव के लिए लगाया जाएगा। इससे प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के राज्यों में ठंड जल्दी दस्तक दे सकता है। तापमान में गिरावट दर्ज होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं की वजह से मैदानी क्षेत्रों में जल्दी ठंड दस्तक देगी। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में गुलाबी ठंड महसूस किए जाएंगे। वहीं 15 नवंबर के बाद से दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ने का अनुमान है। 2 से 3 डिग्री का फॉल का उम्मीद कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में। इन सभी राज्यों में टेम्परेचर्स अभी परसों सुबह यानी कि 3 तारीख से टेम्परेचर्स गिरने लगेंगे। छठ पूजा को लेकर रेलवे ने बड़ी तैयारियां की हैं। छठ के मौके पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पुणे, अहमदाबाद, सूरत, नई दिल्ली, आनंद विहार, तिरुपति, बेंगलुरु, चेन्नई, अमृतसर समेत देश के अलग अलग हिस्सों से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। वहीं पटना से बिहार के दूसरे शहरों तक पहुंचने के लिए भी यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए बिहार में लोकल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर खुद तैयारियों का जायजा लिया। वहां उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की। हरियाणा दिवस के मौके पर परिवहन मंत्री अनिल विज ने अम्बाला शहर को बड़ी सौगात दी। अनिल विज ने यहां 4 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर विज ने कहा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनते ही मैं ट्रेलर दिखा चुका हूं, लेकिन अधिकारियों को अभी पूरी फिल्म दिखानी बाकी है और उस फिल्म के स्क्रिप्ट में लिख चुका हूं। मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। विधि विधान से पूजा की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। ये त्योहार दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तभी से ब्रजमंडल में गोवर्धन पूजा मनाने की परंपरा है। भगवान कृष्ण के द्वारा इंद्र के अभिमान का दमन किया है और उस दमन के कारण ही आज के दिन गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के सभी मंदिरों में मनाया जा रहा है।
और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गढ़े जा रहे नए नए नारों की। पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। उसके जवाब में समाजवादी पार्टी जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा लेकर सामने आ गई। समाजवादी पार्टी के इस नए नारे का पोस्टर लखनऊ की सड़कों पर दिखने लगा। दरअसल 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि इस उपचुनाव के परिणाम का यूपी के सत्ता समीकरण पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल साख का है। लिहाजा इस सियासी रण में शक्ति परीक्षण के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपना अपना दांव खेल दिया है। हम जुड़ने की बात कर रहे हैं, वो कटने की बात कर रहे हैं, वो रावण की बात कर रहे हैं, वो नकारात्मक बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सकारात्मक बात कर रही है। हमने हमेशा लोगों को जोड़ने की बात की है। देश में बहुत तेजी के साथ एक साजिशी सिंडिकेट सक्रिय है और ये साजिशी सिंडिकेट कहीं से सुपारी लेता है और कहीं पर जो है वो सरौता चलाता है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये सकारात्मक बात है। और समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सबको जोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके केवल पोस्टर लगा करके चुनाव में जाती है। भारतीय जनता पार्टी जन जन के बीच में है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बढ़ा है। इन पोस्टर्स के मायने तो लगभग एक जैसे हैं, पर संदेश अलग अलग हैं। कोशिश अपने कोर वोटर्स को साधने की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की है। जवाब में समाजवादी पार्टी ने नया नारा गढ़ा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समझाने की कोशिश ये है कि हिंदू मुस्लिम सारे एकजुट होकर वोट दें और समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, लेकिन बटेंगे कटेंगे की राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। अब नए पोस्टर ने उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है, जो समाजवादी पार्टी ऑफिस के ठीक बाहर लगा है और उस पोस्टर में साफ लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यानी कि बटेंगे और कटेंगे की राजनीति को नकारात्मक करते हुए, यानी कि एक तरीके से जुड़ेंगे तो जीतेंगे की राजनीति अब आगे की जा रही है। ये जो पोस्टर लगा है ये समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा हुआ है। असल में लोकसभा चुनावों में झटका खाने के बाद बीजेपी चांस नहीं लेना चाहती, विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती। इसलिए योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बयानों से ये कोशिश कर रहे हैं कि जातियों और क्षेत्र के आधार पर उनके कोर वोटर न बटें। दिवाली के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने तो बंटने वालों की तुलना दुर्योधन और रावण के डीएनए से कर दी। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, घर दूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी अलग सोशल इंजीनियरिंग की है। अखिलेश की पार्टी की गणित पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों वाली पीडीए को साथ लाने की है। इसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनावों में मिला भी था। समाजवादी पार्टी के पोस्टर जुड़ेंगे तो जीतेंगे को इसी फॉर्मूले के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। और समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार सबको जोड़ रहे हैं। और खास तौर से जो पीडीए समाज है, जो लगातार उपेक्षित रहा है, जिसके आरक्षण छीने गए, जाति के आधार पर जिसके खिलाफ अन्याय हुआ, जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, या हम ये कहें कि धार्मिक तौर पर भी पीछे हो गए, उनको जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं।
जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बंटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो सिर्फ 9 सीटों पर है, वो भी उपचुनाव। इन सीटों पर हार जीत से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर जीत हार का संदेश अहम है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनावों में जो कामयाबी मिली थी उसकी गति मध्यम न पड़ जाए, जबकि बीजेपी समाजवादी पार्टी की जीत के सिलसिले पर ब्रेक लगाना चाहती है, वरना भविष्य में नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसको लेकर ये पोस्टर वॉर लगातार जारी है, और इसी पोस्टर वॉर में एक और पोस्टर आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें लिखा है 9 का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनाव भले ही 9 सीटों पर होना हो, लेकिन यूपी से निकले नारे और जुमले देश की सियासत में रंग भर रहे हैं, सियासत में एक नई हवा दे रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों के बाद यूपी के सियासी रण में ये पहला शक्ति परीक्षण है। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव में किए गए अपने शानदार शो को जारी रखने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के पास ये दिखाने का मौका है कि लोकसभा में भले ही सीटें फिसल गई हों, पर प्रदेश की सियासत में अभी उन्हें छूना मुश्किल है। जुड़ेंगे और जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव में सबने जुड़ के भारतीय जनता पार्टी को हराया था। पीडीए की ताकत बड़ी है। पीडीए की ताकत से भाजपा हताश और निराश और परेशान है, इसलिए पीडीए जुड़ गया है। पीडीए और मजबूती से जुड़ेगा और मजबूती से हराएगा। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 9 की 9 सीट वो पीडीए हराने जा रहा है, समाजवादी पार्टी हराने जा रही है। ये जो पीडीए लेकर घूम रहे हैं, तो पीडीए क्या है? ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर चल रहे हैं। तो ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी अब नहीं कोई स्वीकार कर रहा है। अब सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। सियासी पार्टियों के मूड से ऐसा लग रहा है कि अभी से ही 2027 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए 403 सीटों वाले राज्य में 9 सीटों के उपचुनाव पर पूरी ताकत झोंकी जा रही है। रिजल्ट आने वाला है, 13 तारीख को मतदान है। हम सभी सीटों पर जीते। तो 2019 भी जीत रहे थे, 22 भी जीत रहे थे, 24 भी जीत रहे थे। भाई इलेक्शन हो रहा है, यो जीत जाएंगे, 9 को 9 जीत जाएंगे बोल रहे हैं। हम उनके साथ थे तो 400 जीत रहे थे, वो भी वो तो हम खड़े हो गए थे कि नैया पार हो गई, 125 तक चले गए। ये आप विपक्ष में बैठ करके चिल्लाएं, पोस्टर लगावें, पूरा लखनऊ में लगावें, चाहे सैफई में लगावें, चाहे इटावा कन्नौज, चाहे जहां, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अब जब आपने सबको धोखा दिया तो विश्वास कैसे आपका कोई करेगा? उत्तर प्रदेश में नारों से नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। जनता के दिल में किसके नारे घर करते हैं, उनका मूड क्या है, ये तो नतीजे बताएंगे। पर एक बात तो तय है कि मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यूपी के चुनावी अखाड़े में इस बार जोर आजमाइश जबरदस्त है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली के प्रदूषण की। दिल्ली इन दिनों प्रदूषण के खिलाफ जंग से जूझ रही है। दिल्ली के आसमान पर जहरीली धुंध का बसेरा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि दिवाली के अगले दिन प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा, लेकिन दिवाली की रात दिल्ली के कई इलाकों में जमकर आतिशबाजी होने के बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI रीडिंग में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता गंभीर के बजाय केवल बहुत खराब स्तर की दिखाई दी। हालांकि दिल्ली में AQI का स्तर आज 350 यानी कि बहुत खराब श्रेणी में ही रहा, लेकिन इसके बावजूद दिवाली के बाद AQI के जितने खराब होने की आशंका जाहिर की गई थी, वो आशंका गलत साबित हुई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली के प्रदूषण के लिए एक दिन जलने वाले पटाखों को जिम्मेदार ठहराना सही है? इस मुद्दे पर लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने एक्सपर्ट और कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। पूरी दिल्ली का प्रदूषण जो है, पटाखे तो कल चले हैं,
मैं समझती हूँ कि मैं तो क्योंकि फॉलो कर रही थी, तो 3-4 दिन से 1 हफ्ते से प्रदूषण बढ़ा ही हुआ है। 350 तो दिवाली से पहले भी था। फर्क आया है दिवाली से। इससे ये पता चलता है कि जो पूरी जिम्मेदारी है हम पटाखों को नहीं दे सकते प्रदूषण की। प्रदूषण के कई कारण हैं और सब जानकार हैं, अथॉरिटीज जानती हैं, जनता जानती है कि हम कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। व्हीकलर पोल्यूशन है देखिए, और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, फिर ठंड का मौसम आ रहा है, उस हिसाब से भी जो प्रदूषित जो कण होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं जैसे कि लोअर एटमॉस्फेयर में। तो उस हिसाब से कई कारण है। और फिर ऊपर से भूले नहीं, पराली तो जल ही रही है, सर्दियां शुरू हो गई हैं। सुबह से तो काफी पोल्यूशन था यहाँ पे, पर थोड़ा सा डाउन हो चुका है। और बाकी ये है कि पोल्यूशन तो कुछ अभी काफी महसूस हो रहा है। सांस लेने में भी हल्की सी दिक्कत है। कल शाम को हाँ आंखों में जलन भी है, वैसे भी सांस लेने में काफी प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल में उतनी खराब नहीं है, लेकिन है अभी है, लेकिन तो सुबह के टाइम में ज्यादा होता है। पहले के मुताबिक अभी बहुत बढ़िया है। पहले तो लोग बहुत ज्यादा यानी कि इम्प्रूवमेंट हो गए कि भाई दिया जलाना चाहिए, पटाखे कम छोड़ना चाहिए, इससे पोल्यूशन होता है, हमारे बच्चों या वातावरण को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नुकसान होता है। लेकिन पहले से अब में बहुत सुधार है। लोग बात समझदार होते जा रहे दिन पे दिन। मैं चाहता हूँ, लोगों से उम्मीद रखता हूँ आगे आने वाले कल में कम से कम पटाखे फोड़े और दिया जलाएं। जैसे गवर्नमेंट कहती है हमने रोक लगा दिया, हमने बैन लगा दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि ना कई जगह ऐसा होता है कि लोग बाग इतना सारा पटाखे कल सेल कर रहे थे कि जो नहीं करना चाहिए उन लोगों को। जो इनका परसेंटेज रहा है पटाखे जलाने का काफी ज्यादा रहा है। पोल्यूशन तो हुआ ही सर, पटाखे भी उस लेवल की नहीं है। ग्रीन पटाखे कहते हैं लेकिन ग्रीन है नहीं वो वास्तव में। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको ले चलेंगे कोलकाता, जहां एक रिटायर्ड टीचर लोगों के घरों के बाहर पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला अल्पना बनाकर उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे रही हैं। आर्टिस्ट रत्नावली घोष बंगाल की इस कला को बचाने के लिए चिंतित नजर आती हैं और यही वजह है कि उन्होंने लोगों के घरों के बाहर रंगोली बनाकर उन्हें इस कला के प्रति जागरूक करने की कोशिश की है। कोलकाता के घरों की सीढ़ियों और दरवाजों पर अल्पना बनाती हुई यह कलाकार रत्नावली घोष है। दक्षिण कोलकाता की रहने वाली 72 साल की रत्नावली घोष एक स्कूल में पेशे से शिक्षिका हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में उन्होंने खुशियां बांटने के लिए अपने अनोखे हुनर से शहर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रत्नावली दिवाली और काली पूजा के दौरान कोलकाता के घरों के बाहर और सीढ़ियों पर बंगाल की पारंपरिक कला अल्पना बनाकर लोगों को सरप्राइज गिफ्ट दे रही हैं। हालांकि अल्पना बनाने के लिए पारंपरिक शैली का तो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मटेरियल आधुनिक दौर के हैं। 2 किस्म के मटेरियल यूज करते हैं हम। जैसे एक है जिंक ऑक्साइड, पहले वो राइस पेस्ट से होता था, तो अभी मैं जिंक ऑक्साइड सोल्यूशन लेके मैं उंगली से करती हूँ, और नहीं तो ये एक्रिलिक पेंट और ब्रश से करती हूँ। किस तरह की अल्पना, मतलब क्या क्या डिजाइन? ये है एकदम ट्रेडिशनल बंगाली डिजाइन, क्योंकि यहाँ पे कोई मोटिव्स है जो और इंडिया में और कहीं यूज नहीं होते, सिर्फ यहाँ। अल्पना बंगाल की पारंपरिक कला है जिसमें चावल और आटे के घोल से घरों के बाहर बिल्कुल रंगोली की तरह चित्रकारी की जाती है। दुर्गा पूजा और दिवाली जैसे खास मौकों पर आपको लोगों के घर आंगन में या दरवाजे के बाहर अल्पना बनी हुई मिल जाएगी। हालांकि बीते कुछ सालों में ये कला गुम होती जा रही है। रत्नावली बंगाल की इस खास कला को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वो हर साल अपने दोस्त के साथ मिलकर काली पूजा और दिवाली से पहले लोगों के बाहर अल्पना बनाती हैं। रत्नावली उत्तर और दक्षिणी कोलकाता के सैकड़ों घर के बाहर अल्पना बना चुकी हैं। रत्नावली घोष सड़कों पर निकलकर अजनबियों के घरों और दरवाजों के सामने अल्पना डिजाइन कर रही हैं, जो उस कलाकार को जानते तक नहीं है, जिसने उनके घरों, उनके पड़ोस को कला के खूबसूरत नमूने में बदल दिया है। इधर जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि दुर्गा पूजा या अन्नप्राशन या विवाह, उसके और लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, इसके कई मोटिव्स है जो एकदम ट्रेडिशनल मोटिव्स, तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब मुदार के साथ में ये करने शुरू किया, हम लोग का
एम था कि ये सब कोई के लिए, एवरीबॉडी मस्ट बी हैप्पी, दे मस्ट फील समथिंग इनसाइड विच विल गिव देम जॉय. सो वी डिड नॉट यूज एनी ट्रेडिशनल मोटिव. ये है एकदम आम जनता के लिए, ये है फॉर वांट ऑफ अ बेटर यूज सेक्युलर. तो ये उसीलिए ये फ्लोरल मोटिव से ज्यादातर हम यूज करते हैं. कोलकाता में पली बढ़ी, मसूरी में जन्मी रत्नावली घोष ने शायद कभी अल्पना की पारंपरिक कला नहीं सीखी होगी. अपनी मां के प्रोत्साहन पर जो शांति निकेतन के कला भवन में नंदलाल बोस की छात्रा थी, रत्नावली भी पेशे से टीचर थी और अब बंगाल से जुड़ी कला को सिटी ऑफ जॉय की गलियों में ले आई हैं. पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला अल्पना, जो कि शांति निकेतन तथा पश्चिम बंगाल की पुराण से आती है, और उसी अल्पना को फिर से एक बार जागरूक करने के लिए 72 साल की उम्र की रत्नावली घोष, जो कि सभी के घरों में जाकर अल्पना पेंटिंग कर रहे हैं, और साथ ही में ये देखने को मिल रहा है कि सरप्राइज मिल रहा है लोगों को घरों में. यानी कि इस बार की काली पूजा तथा दिवाली से पहले रत्नावली घोष ने शहर कोलकाता, उत्तरी कोलकाता और दक्षिण कलकत्ता की 100 घरों पे अभी तक अल्पना की जो आर्ट फॉर्म है वो आर्ट फॉर्म करके आई है. और उनकी चिंता एक ही विषय में है कि कहीं ये जो आर्ट फॉर्म है वो विलुप्त तो नहीं हो जा रहा. इसी कारण सबको जागरूक करने के लिए, संदेश देने के लिए इस वक्त शहर कोलकाता में रत्नावली घोष, जो कि पेशा से टीचर थे, वो इस वक्त हर घरों में अपनी जो अल्पना है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, उसकी एक छाप गिरा के जा रही है. कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ अनिर्बान, कोलकाता. इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही. देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज.